हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने वाले हैं। देखो चैप्टर का ही नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो देखो आवर सोसाइटी इज़ लाइक अ फुटबॉल गेम दैट नीड्स सम लॉज टू गवर्न द सोसाइटी प्रॉपरली। मतलब देखो हमारी जो सोसाइटी है फुटबॉल गेम की तरह है। ठीक है, हमारी सोसाइटी को कुछ लॉज की ज़रूरत है। जैसे फुटबॉल में आप देखते हो ना, कुछ रूल्स है, कुछ लॉज है। ठीक है, कि आप के बॉल क्या कहते हैं, आप हाथ से नहीं उठा सकते हो, आप किसी प्लेयर को बेवजह हिट नहीं कर सकते। अब इन रूल्स की वजह से क्या होता है, फुटबॉल गेम एक फेयर प्ले की तरह लोग खेलते हैं। ठीक है, अच्छे से खेलते हैं। अगर ये रूल्स ना होते तो क्या होता कि हो सकता था कोई प्लेयर किसी को हिट कर देता। ठीक है, लोग पैर से खेल रहे फुटबॉल, लेकिन कोई आया हाथ से उठा के भागने लग गया। ठीक है, तो फुटबॉल गेम फिर अच्छे से नहीं हो पाता। इसी तरह हमारी सोसाइटी अच्छे से हर चीज़ रहे। ठीक है, सारे हमारे सोसाइटी के जो लोग हैं उनको उनके राइट्स मिले। ठीक है, गवर्नमेंट अच्छे से काम करे। इन सब चीज़ों के लिए हमारी सोसाइटी को भी कुछ लॉज और कुछ रूल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब देखो अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड रूल्स एंड लॉज विच टेल्स अस हाउ टू गवर्न द सोसाइटी इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। यही चीज़, मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें हमें वो सारे रूल्स मिले, वो सारे लॉज मिले जो हमें बताए कि हमारी सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें सही है, क्या क्या चीज़ें गलत है, क्या क्या राइट्स किसको मिलने चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट को कैसे रूल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हमें जो डॉक्यूमेंट बताता है हम उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखो बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि हमारी सोसाइटी को कैसे गवर्न करना चाहिए। ठीक है, वहाँ के लोगों को कौन कौन से राइट्स मिलने चाहिए, कौन कौन से राइट्स वहाँ के लोगों के पास है। ठीक है, उनको कैसे रहना चाहिए, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सब चीज़ें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बताता है। अब बेसिकली अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो हमारी कंट्री है, ठीक है, या कोई भी कंट्री है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो देखो इससे पहले एक पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। दैट मीन्स सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज, स्वतंत्र देश है जो, सबके कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी कंट्री जिनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हो। कुछ कंट्रीज होते हैं जिनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन तो होता है, लेकिन वहाँ पे राजा होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है, मतलब उनका कॉन्स्टिट्यूशन तो होता है लेकिन तब भी वहाँ पे राजा होता है, उनकी लोगों के द्वारा इलेक्ट की गई खुद की गवर्नमेंट नहीं होती। और हम जानते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री हम किसी कंट्री को कब बोलते हैं, जब वहाँ की जो गवर्नमेंट हो वो लोगों के द्वारा चुनी गई हो। ठीक है, तो बेसिकली ये पहला हमारा पॉइंट है जो हमें क्लियर करना था कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है सारी, उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन सारी कंट्री जिनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो या नहीं। ठीक है, अब उसके बाद अब यहाँ पे हम देखेंगे मेन कि हमारे कंट्री या किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो देखो द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पज। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे चार वो चीज़ें जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। ठीक है, तो हमारा जो पहला पॉइंट है, इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन। ठीक है, मतलब बेसिकली हमारा जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमें बताता है, ठीक है, कि क्या हमारे कंट्री के सिटीजन कैसी कंडीशंस में रहना चाहते हैं, उनको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। ठीक है, किस टाइप का वो देश चाहते हैं, किस टाइप की वो गवर्नमेंट चाहते हैं, गवर्नमेंट को किस तरह काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ठीक है, और हमारे लोगों को क्या सही लगता है क्या गलत लगता है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। अब देखो अगर आप 10 लोगों के पास जाओगे, हो सकता है आप 10 लोगों से पूछो, ठीक है, कि भाई बताओ ये सही है कि नहीं, ये गलत है कि नहीं। हो सकता है 10 में से 5 अलग राय दे, 2 अलग राय दे और 3 अलग राय दे। तो अगर हम इस तरह, अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा, इस तरह बहुत फिर बोल सकते हो आप लड़ाइयाँ वगैरह, दंगे वगैरह हो गए, क्योंकि कुछ लोग अलग चीज़ें बोलेंगे, कुछ लोग अलग चीज़ें बोलेंगे, कुछ लोग अलग चीज़ें बोलेंगे। लेकिन जैसे हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो चीज़ें फिक्स हो गई कि हाँ ये सही है और ये गलत है। ठीक है, अब अगर लोगों की थोड़ी सी राय
ठीक है, मेजॉरिटी जो लोगों की राय है वही हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे कि हाँ ये सही है और ये गलत है, तो इससे क्या होगा कि बेसिकली वहाँ पे स्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, उसका पहला पॉइंट। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल ऑफ नेपाल, देयर वॉज डेमोक्रेसी इन नेपाल फॉर 12 years since 1990, but in October 2002 King Gyanendra began to take different aspect of government with the army's assistance and become head of the government in Feb 2005। अब देखो नेपाल, ठीक है, जो हमारी एक नेबरिंग कंट्री है, ठीक है, अब वहाँ पे क्या था, बेसिकली नेपाल ने बहुत स्ट्रगल किया और 1990 में एट लास्ट उसको डेमोक्रेसी मतलब बोल सकते फ्रीडम, ठीक है, मिल गया। लेकिन वो फ्रीडम उनका 12 ही साल चला। अब 12 साल के बाद क्या हुआ कि वहाँ के जो राजा थे किंग ज्ञानेंद्र, ठीक है, अब वो कोशिश करने लग गए कि वो उस गवर्नमेंट, वहाँ की जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसके ऊपर वो क्या कर ले, अपना हक पा जाए, मतलब उसके ऊपर वो पूरा रूल रेगुलेशन सब अपने हाथ में लेना चाहते थे। और उन्होंने ये शुरू भी किया, इसके लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की और फाइनली फेब 2005 में वो वहाँ की गवर्नमेंट के हेड बन गए। अब वो जब वो हेड बन गए तो वो चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने लग गए और नेपाल के लोगों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आई, तो उन्होंने क्या करा, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लग गए वो लोग, ठीक है, नेपाल के लोग। सो पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द किंग्स इंक्लूड माओइस्ट प्लस आर्मी प्लस सिटीजन एंड फाइनली इन 2008 नेपाल बिकम्स अ डेमोक्रेसी एंड फॉर्म अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे लोगों ने क्या किया, किंग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे, किंग के अगेंस्ट आवाज उठाने लगे, जिसमें कौन कौन थे, माओइस्ट, ठीक है, माओइस्ट एक बोल सकते हो आप पॉलिटिकल पार्टी थी उस टाइम की, एक कम्युनिस्ट थी, ठीक है, और आर्मी भी थी, आर्मी भी कुछ इसके किंग के खिलाफ थे और सिटीजन्स तो खिलाफ थे ही, तो इन्होंने आवाज़ उठाई, ठीक है। और फाइनली 2008 3 साल बाद लगभग नेपाल क्या हो गया, एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया, नेपाल ने अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, तो देखो अब ये जो प्रोटेस्ट हुआ इसके पीछे के रीजंस क्या थे। ठीक है, तो देखो द रीजन बिहाइंड दिस दैट प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल ऑफ कंट्री सो दे वांटेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो पहले वाला कॉन्स्टिट्यूशन था वो उस नेपाल के आइडियल नहीं दिखा रहा, मतलब नेपाल के जो लोग चाहते हैं कि जैसे रहना वो चीज़ें उस कॉन्स्टिट्यूशन में, वो रूल्स, वो राइट्स नहीं थे, तो उनको क्या चाहिए था, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था। और यही हमारा पहला पॉइंट है। ठीक है, और पहला पॉइंट हमारा क्या है कि इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। मतलब किसी भी कंट्री के सिटीजन्स, ठीक है, क्या क्या चीज़ें उन्हें सही लगती है, वो कैसे रहना चाहते हैं उस कंट्री में, ठीक है, किस टाइप की गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो पहला पॉइंट हमने यहाँ पे देख लिया आज कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे 4 पॉइंट है। ठीक है, और ये बेसिकली देखो डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे आ जाता है, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, तब आपको ये 4 पॉइंट्स भी लिखने रहते हैं। लेकिन हम 4 पॉइंट को एकदम डीपली समझेंगे जिससे आप इनको कभी भूलो ना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द end।